नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में झूठा सच उपन्यास। इसमें हमने लगभग 28 भाग देखे हैं और आगे का भाग अभी बनने जा रहा है। तो इससे हमने इसके पूर्व भाग में देखा था कि गांधी जी की हत्या हो गई थी। 3 गोलियां उसको किसी हिंदू लड़के ने मार मारी थी और उनकी हत्या हो चुकी है। तो सारा माहौल अस्त व्यस्त हो चुका है। इतना ही नहीं, रेडियो पर उनकी अंतिम संस्कार का रास्ता बताया गया है। वह यमुना के राजघाट पर वह अंतिम संस्कार होने वाला है और उसका जो रास्ता है, यानी जो अंतिम यात्रा है, कहाँ से निकलने वाली है, यह भी बताया गया है। और वहाँ लगभग 12:30 का समय दिया गया है और वहाँ 12:15 बजे नरोत्तम, तारा और उसकी दादी और वो जो बच्चे हैं वह इंडिया गेट के वहाँ जाकर रुके हैं और वहाँ 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 पर रुककर गांधी जी की पार्थिव शरीर का दर्शन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यहाँ तक हमने पिछले भाग में देखा था। आज इसके ओहरा जी की 2 मंजिली कोठी की छत पर पास पड़ोस से लगभग 100-125 पुरुष जमा हो गए थे। आणि ओहोरा जी का जो कोठी थी, इमारत थी, महल था, घर था, वह 2 मंजिल के घर पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी अंतिम यात्रा देखने के लिए। इंडिया गेट की ओर और दाएं बाएं जहाँ तक दृष्टि जाती, भूमि पर नर मुंड छाए हुए थे। 2 मंजिली छत की ऊंचाई से सड़क नरमुंडों की छत धरती पर बहती काली नहर सी लग रही थी। यानी वहाँ पर जो पूरी जो सड़क थी, जो भी घरों की छतें थी, उन सभी पर भीड़ ही भीड़ थी, सारे इंसान ही इंसान थे। उन सभी की जो काले बाल थे वह एक काली नदी की तरह दिख रहे थे। घुड़सवारों की पंक्तियां आने लगी। उनके नेज़ों पर शोक सूचक सफ़ेद इंडिया थी, यानी जो सैन्य थे घुड़सवार, तो वह उसकी जो कतार है वह आने लगी थी। वे शोक में नेज़ों को झुकाए हुए थे। उनके पीछे राइफलों की नालियां झुकाए कदम मिलाकर बहुत धीमी चाल से चलते कई हजार सैनिकों की पंक्तियां थी। अब उनके पीछे 200 सैनिक 50-50 की 4 पंक्तियों में रस्सियों से एक बहुत बड़ी तोप गाड़ी को खींचते हुए ला रहे थे। गाड़ी के ऊपर विमान के रूप में बहुत ऊंचा मंच हुआ था। मंच पर गांधी जी का शव रखा हुआ था। शरीर फूलों से ढका था, केवल चेहरा मात्र दिखाई दे रहा था। यानी जो अंतिम यात्रा गांधी जी की आ रही है, तो उसमें जो पहले कतार में जो घोड़े पर सवार सैनिक है, उसके पीछे जो राइफल लेकर चलने वाले हैं और उसके पीछे कोई जो अन्य सैनिक है वह उस रथ को खींचते हुए लेकर आ रहे हैं। वो और उस रथ पर जो पार्थिव शरीर रखा गया है और उस पर वो सारा शरीर जो है फूलों से ढक गया है, केवल चेहरा ही दिख रहा है। मिस वोहरा बाइनाक्यूलर लेकर बैठी थी। वे खूब स्पष्ट देखकर बताती जा रही थी, गांधी जी के शरीर के साथ उनके पुत्र और चरणों के समीप सरदार पटेल बैठे हैं। यानी वह वोहरा जो है, मिस वोहरा, वह गांधी जी के पार्थिव शरीर के पास बैठी थी और वो माइक से बताते जा रही थी, वर्णन करते जा रही थी। नेहरू जी, मौलाना आज़ाद, बलदेव सिंह, राजेंद्र बाबू मंच के साथ गाड़ी पर थे। यानी उस पार्थिव शरीर के साथ जो था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, बलदेव सिंह, राजेंद्र बाबू, यानी जो भी नेता है वह वहाँ पर थे। विमान के पीछे भी राइफलें झुकाए हजारों सैनिकों की पंक्तियाँ थी। यानी विमान के पीछे भी बहुत से सैनिक थे। उसके पश्चात 4-4 मोटारों की अटूट पंक्तियाँ मिस वोहरा ने बाइनाक्यूलर नरोत्तम को दे दिया। नरोत्तम ने आधे मिनट के लिए तारा को भी देख लेने दिया। यानी वह बाइनास्कोप, यानी जो दूरबीन है, वह देखने के लिए फिर नरोत्तम भी देख रहा था।
वो नरोत्तम ने आधे मिनट के लिए तारा को भी दिया। फिर नरोत्तम ने तारा को भी दे दिया देखने के लिए। बाइनोस्कोप यानी जो दूरबीन होती है दूर का चित्र देखने का, वह था। दिखाई तो यूं ही दे रहा था, पर बाइनाक्यूलर से तारा नेताओं की आंखों और चेहरों पर शोक को भी स्पष्ट देखती थी। न वह बिना बाइनोस्कोप यानी बिना दूरबीन के ही देखा जा रहा था, फिर भी जो दूरबीन बाइनोस्क्यूलर से देखने से स्पष्ट चेहरा दिखाई दे रहा था, जो आंखों में भाव है वह दिखाई दे रहे थे। राजसी शक्ति और प्रतिष्ठा का यह प्रदर्शन गांधी जी की भावना और आदर्शों के अनुकूल नहीं है, समीप ही से सुनाई दिया। यानी फिर वही किसी ने कहा कि जो भी ये हो रहा है, यह सब कुछ गांधी जी की जो भावना थी इसके विरुद्ध है, उस गांधी जी के आदर्श के अनुसार नहीं है। तारा और नरोत्तम ने घूमकर पीठ पीछे देखा। खद्दर का कुर्ता धोती पहने एक युवक बोल रहा था। यानी ये कौन बोल रहा है? वैसा तारा और नरोत्तम पीछे घूमकर देखते हैं तो एक युवक था, उसने कुर्ता धोती पहना हुआ था। युवक का चेहरा स्तब्ध था। युवक अपनी ओर उठ उठ गई आंखों की परवाह न कर कहता था। यानी युवक युवक बोलता जा रहा था और बोलते वक्त उसकी तरफ कौन देख रहा है इसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। दरिद्र नारायण के सेवक, भंगी कॉलोनी में रहना चाहने वाले, केवल एक वस्त्र पहनने वाले, शस्त्रों और सैनिक शक्ति का विरोध करने वाले गांधी जी इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे सकते थे। यानी वह युवक कह रहा है गांधी जी तो अहिंसा के विरुद्ध थे, उनको हिंसा पसंद नहीं थी, वह हिंसा के विरुद्ध थे। तो वह यदि होते तो इतने सारे सैनिक शस्त्र लेकर चले तो यह स्वीकार नहीं करते थे, ऐसा वह युवक कह रहा है। गांधी जी को तो कैदी बनाकर भी आगा खा के महल में रखा जाना पसंद नहीं था। यानी गांधी जी को किसी कैदी को या खुद को कैदी बना के कैद रखना उसको पसंद नहीं था। उन्हें तो उनके ऊपर पहरा रखने के लिए किया जाने वाला खर्च भी देश की जनता पर अत्याचार जान पड़ता था। यानी वहाँ जो गांधी जी जो थे वहाँ राष्ट्र के पिता थे, उस ख्याल से जो भारत सरकार उन पर सैनिकों का पहरा लगवाती तो गांधी जी को वहाँ उनकी रखवाली करना या उनके लिए जो भी सुरक्षा बल है वहाँ स्थापित करना या देना, वह गांधी जी को एक फिजूल खर्चा महसूस होता था और जनता पर अत्याचार हो रहा है ऐसा जान पड़ता था। गांधी जी मंत्रियों को महल छोड़कर कुटिया में रहने का उपदेश देते थे। उनकी वाणी बंद होते ही इन लोगों ने उन्हें महलों में पहुंचा दिया। यानी गांधी जी ने यह उपदेश दिया था कि जो भी अफसर लोग हैं, जो भी मंत्री है, उन्होंने महल छोड़कर कुटिया में, यानी जो भी शरणार्थी है वह उनको महल में रहने के लिए जगह दिया जाए, ऐसा गांधी जी ने कहा था। पर ये की भी नेता नहीं मानी और गांधी जी का शोर खत्म हुआ तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गए महलों में। नरोत्तम ने तारा के मन की बात कही। यह तो हमारी भावना है, हम अपना आदर प्रकट कर रहे हैं, सरकार राष्ट्र की ओर से उनका आदर कर रही है। यानी नरोत्तम कह रहा है कि यह जो कह रहे हैं आप, यह तो हमारी भावना है, आम मानस की भावना है, आम जनता की भावना है, लेकिन राष्ट्र का काम कर रहा है और हम हमारा काम कर रहे हैं, ऐसा नरोत्तम कह रहा है। युवक ने कहा गांधी जी के विचारों के अनुसार यह उनका आदर नहीं है, यह उनके सिद्धांतों का अपमान है। यानी वह युवक कह रहा है यह जो हो रहा है यह गांधी जी का आदर नहीं है, आदर नहीं, उनके सिद्धांतों के खिलाफ है, यह तो गांधी जी का अपमान हो रहा है, ऐसा वह कह रहा है। गांधी जी अपनी अनसुनाई सरकार से शांत और शक्ति के प्रदर्शन की नहीं, विनय और सेवा की आशा रखते थे। यानी वह गांधी जी किस सरकार से द्वारा कौन सी अपेक्षा रखते थे? तो गांधी जी यह अपेक्षा रखते थे शांति प्रस्थापित करने की, यह शक्ति का प्रदर्शन करने की नहीं, बल्कि शांति प्रकार स्थापित करने का वह प्रयास कर रहे थे। सरकार उस संत के बहाने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। अमीरों की सरकार ने गरीबों के गांधी जी को गरीबों से छीन लिया है। यानी वह कह रहे हैं कि अमीरों का यह जो सरकार है यह अमेरिका है और गांधी जी जो थे वह गरीबों के नेता थे। तो उन अमीरों के सरकार ने गरीब के नेता यानी गांधी जी को छीन लिया है, ऐसा वह युवक कर रहा है। युवक की बात से खिन्न होकर कुछ लोगों ने मुंह फेर लिए। तारा और नरोत्तम चुपचाप सुनते रहे। युवक उन्हें सुनाता गया। यानी वह युवक जो बोल रहा है वह बोलते समय जो अन्य जो लोग हैं वह अनसुना कह के
कह के गए थे, लेकिन तारा और नरोत्तम वहाँ उनकी बातें सुन रहे थे और युवक भी उन्हें बता रहा था। सदा ही ऐसा हुआ है, संता अपने जीवन में गरीबों के होते हैं, मृत्यु के बाद आमिर उन्हें छीन ले जाते हैं। यानी वह युवक कहता है कि सदा सदियों से ऐसा ही होता जा रहा है। संत गरीबों के लिए प्रयास करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, सारा देह जो है वह गरीबों के लिए समर्पित करते हैं, लेकिन जब उसका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उनके कार्य पर सरकार जो है अपनी छाप देने के लिए उसको अधिकार में लेते हैं या फिर मृत्यु पश्चात उसकी वाह वाह करते हैं। ऐसा वह युवक कह रहा है। भगवान बुद्ध भिक्षावृत्ति से जीवन बिताते थे। उनके निर्वाण के बाद राजा उनके प्रचारक और प्रतिनिधि बन गए। यानी वह एक उदाहरण और भी बता रहा है। वह युवक, भगवान बुद्ध जो थे वह गरीब के राजा थे। वह भी भिक्षावृत्ति यानी भीख मांग कर जीवन बिताते थे और अंत में उसका निर्वाण हो गया, निधन हो गया। तब जो उस राज्य का जो राजा था, उस राजा ने उसका अंतिम संस्कार कर फिर प्रतिनिधि बन गए। फिर वह राजा गौतम बुद्ध के, भगवान बुद्ध के प्रतिनिधि बन गए। ऐसा वह युवक कह रहा है। ईसा के साथ भी यही हुआ। ईसा यानी जो यीशु था उसके साथ भी यही हुआ, ऐसा वह कह रहा है। वही इस संत के साथ हो रहा है। कल यह लोग ताजमहल की लागत का एक गांधी स्मारक बना देंगे और गांधी जी के सिद्धांतों को उस महल की नींव में दबा देंगे, जैसे बुद्ध के दांत को रखकर स्तूप बना दिए गए थे। यानी वह युवक कह रहा है, जैसा ताजमहल के जैसा कल गांधी जी का एक स्मारक बना जाएगा और उस स्मारक के नीचे गांधी की जो सिद्धांत थे वह सिद्धांत उस महल के, उस स्मारक के नींव में सब कुछ दबा दिए जाएंगे, ऐसा वे कह रहा है। यानी कल वह गांधी जी मिट जाने के बाद उसके जो सिद्धांत है वह भी मिट जाएंगे, ऐसा उस युवक को लग रहा है। वह कहता है आगे, दबा देंगे जैसे बुद्ध के दांत को रखकर स्तूप बना दिए गए थे और बुद्ध के अपरिग्रह के नाम लेवा सेनाएं लेकर साम्राज्य विस्तार के लिए चढ़ाइयाँ करने लगे थे। यानी जो उस राजा ने जब गौतम बुद्ध जो थे उनका निधन होने के बाद उसका दांत रखकर स्तूप बनाया और उन्हीं के आधार पर वह लड़ाइयाँ कर साम्राज्य स्थापित करने लगे थे। अन्य जो राज्य है वह काबिज करने लगे थे। लेकिन गौतम बुद्ध जो, तो भगवान बुद्ध जो थे, उन्होंने भी शांति का संदेश दिया था। उनको भी हिंसा पसंद नहीं थी, लेकिन उनके नाम के आगे उनका स्तूप स्थापित करके वह जो राजा था वह राजा चढ़ाइयाँ यानी लड़ाइयाँ करके उनके नाम पर जो अन्य राज्य काबिज कर रहा था। यानी यहाँ पर जो गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत थे वह सिद्धांत दबे हुए थे, मरे हुए थे, मृत हो चुके थे, वैसे ही गांधी जी के होंगे, ऐसा वह युवक कह रहा है। गांधी जी बुद्ध और ईसा की तरह अनुकरण के लिए नहीं, केवल पूजा के लिए अवतार बनकर रह जाएगा। यानी वह कहता है कि गांधी जी भी एक दिन सब कुछ पूजा के लिए ही रह जाएगा। अग्रवाला साहब और मिसेज अग्रवाला संध्या 6:15 बजे के बाद कोठे पर लौट साहब शोक से मौन थे। यानी अग्रवाला साहब और उसकी जो मैम थी वह दोनों मिलकर कोठी पर आए और दोनों जब मौन थे। मालकिन लगातार आंसू बहा रही थी। आप आसपास की कोठियों से कुछ स्त्रियां पुरुष राजघाट पर अंतिम संस्कार का वर्णन सुनने के लिए ड्राइंग रूम में प्रतीक्षा कर रहे थे। तारा भी एक कोने में खड़ी थी। यानी वहाँ पर जो आ गए हैं और आने के बाद जो अंतिम यात्रा में सम्मिलित न हो सके, और लेकिन मिसेज अग्रवाला और अग्रवाला साहब जो थे वह उस अंतिम यात्रा में समक्ष थे, तो उनका वर्णन सुनने के लिए बाकी के आस पड़ोस के लोग भी आए थे। मिसेज अग्रवाला कहने लगी, मनो चंदन था, घी के कंडाल भरे थे, नारियलों के ढेर लगे थे। लॉर्ड माउंटबेटन साहब, उनकी लेडी और उनकी लड़कियां पंडित जी और पटेल साहब के साथ धरती पर बैठे थे। हम भी उन्हीं के साथ बैठे थे। यानी जो मिसेज अग्रवाला है वह वहाँ का बता रही है। वह कह रही कि मनो चंदन था, यानी जो चंदन की लकड़ियाँ थी वह थी, और घी भी था, यानी घी के बंडाल भरे थे, यानी जो बड़े बड़े डब्बे होते घी के वह भरे थे। नारियलों का तो ढेर लगा था। इतना नहीं, जो लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे उनकी लेडी यानी उनकी पत्नी और उनकी लड़कियां भी आई थी, और पंडित नेहरू, पटेल साहब, सभी जो नेता थे वह धरती पर बैठे थे और हम भी उनके साथ बैठे थे। मिसेज अग्रवाला गले में आंसू भर आने के कारण कुछ क्षण रुक कर बोली। यानी फिर ऐसे बता रही तो वह आंसू आ रहे और फिर कुछ
कुछ देर रुककर बोली, महात्मा जी के तो हृदय में भगवान था, उन्हें तो पहले ही अपने अंतिम दिन का पता लग गया था। बिरला भवन में सब कह रहे थे, उन्होंने 7 दिन पहले कह दिया था कि हमारा सच्चा तप है तो घाट पर नहीं मरेंगे, हम बम या बंदूक की गोली से मरेंगे। यानी वह कहते हैं, जो मिसेज अग्रवाला है वह कह रही है वह कह रही है वह कह रही है कि गांधी जी को तो उनके मृत्यु के बारे में पहले से पता लगा था, क्योंकि 7 दिन पहले ही उन्होंने कहा था, मेरी जो मृत्यु है किसी घाट पर यानी घर पर या किसी जगह पर बैठ कर न होगी, तो मेरी मृत्यु जो है किसी बम या बंदूक से होगी, ऐसा वे कह रहे थे। कल सुबह एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था, आप 1 फरवरी को सेवाग्राम जा रहे हैं। यानी जर्नलिस्ट यानी जो पत्रकारिता करने वाला है, उसने एक पूछा था अखबार वालों ने कि कल तुम सेवाग्राम जा रहे हो क्या? गांधी जी को बोले, कौन कहता है? यानी गांधी जी उन जर्नलिस्ट को बोल रहा है कि कौन कहता है। जर्नलिस्ट ने कहा, अखबारों में तो छप गया है। तो बोले हाँ, अखबार में छपा है कि गांधी 1 फरवरी को सेवाग्राम जा रहे हैं, पर देखो कौन गांधी जाता है। उन्होंने सेवाग्राम में तार देने को भी मना कर दिया था कि क्यों फिजूल पैसा खर्च करेंगे। यानी एक वर्तमान पत्रों में छपा था कि गांधी जी 1 तारीख को सेवाग्राम जा रहे हैं, 1 फरवरी को, लेकिन उन्होंने कहा कि कौन जाएगा पता नहीं है, कौन सा गांधी जाता है देखते हैं, ऐसा करे। और तार भेजने के लिए भी उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि वह कह रहे थे कि ऐसा फिजूल खर्च क्यों करने का। वे तो प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तब भी सब कुछ जानते थे और हंस रहे थे। यानी वह प्रार्थना के लिए जब बिरला भवन में जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ जानते थे और वह हंस रहे थे। उनसे लोगों ने कहा, काठियावाड़ से 2 आदमी मिलने आए हैं। बोले, बस अब हो गया। यानी वह किसी ने कहा, उनके साथ के लोगों ने, कि काठियावाड़ से 2 आदमी जो है आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो गांधी जी ने कहा कि बस अब हो गया, प्रार्थना से लौटते तो मिलेंगे, जानते थे कि लौटना नहीं है, लीला समाप्त हो गई है। यानी वहाँ अग्रवाला मैम कह रही है कि उन्होंने कहा कि प्रार्थना से लौटकर यदि आते हैं तो मिलते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, जैसा उनको पता चला था कि उनका जीवन अब समाप्त हो गया है। मिसेज अग्रवाला फिर फकक कर रोने लगी। अग्रवाला साहब ने रुमाल से आंसू पोंछ लिए, कई दूसरे लोग भी आंसू पोंछने लगे। यह सब कुछ बताकर वहाँ का जो माहौल है एकदम स्तब्ध हो गया और उन्होंने सभी ने आंखें पोंछ ली। अरे भाई, वे तो अवतार थे, किसी का बोल सुनाई दिया, अनुमोदन में अनेक दीर्घ गहरे श्वास सुनाई दिए। यानी सब कुछ वहाँ पर जो जितने ही लोग थे उन सभी की आवाज़ें रुआसी हो गई, उसके आंसू भर आए और वह किसी ने कहा कि वे तो स्वयं अवतार थे, यानी किसी भगवान के अवतार थे, ऐसा वे कह रहे हैं। यहाँ तक जो है चौथा अंक समाप्त हुआ है उपन्यास का, और इसके आगे का अंक अभी 5वां अंक प्रारंभ हो रहा है। अब 5वें अंक में क्या है देखते हैं। मनुष्य अभाव के गड्ढे में पड़ा रहता है तो असमर्थता की दीवारों में बंदी बना रहता है, उसे सफलता पा सकने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। यानी मनुष्य किसी अभाव में या किसी पिछड़ेपन में रहता है तो उसको असमर्थता, यानी एक बार वह पीछे जाता है तो बाकी की जो स्थितियां है उसको पीछे ही धकेल देती है और उसे सफलता पा सकने का कोई मार्ग नहीं। यानी एक बार वह नीचे धंसता जाता है तो वह धंसता ही जाता है, ऊपर आने का उसको मार्ग ही नहीं मिलता। यानी एक बार कोई असफल हो जाता है किसी मार्ग में तो उसको ऊपर निकलने के लिए बहुत सारा समय लगता है। मनुष्य साधनों की सीढ़ी पा जाता है तो उसकी दृष्टि अभाव के गड्ढे से ऊपर उठ जाती है। यानी कोई साधनों है, यानी किसी साधन यानी कोई चीज़ है जो जैसे कि स्थिति को उभरने में मदद करने वाली जो सीढ़ी होती है, यदि वह पाता है तो अभाव उसका भरने लगता है और वो ऊपर उठने लग जाता है, यानी उसको रास्ता मिल जाता है, उसे सफलता के राजमार्ग दिखाई देने लगते हैं, महत्वाकांक्षा के शिखरों पर चढ़ सकने की राहें भी दिखाई देने लगती है। यानी वह कहते हैं कि उसे सफलता के मार्ग, यानी एक बार वह थोड़ा सा यदि
यदि समझो कोई नीचे गिर गया है, असफल हुआ है, किसी लक्ष्य से ओझल हुआ है और वह फिर कुछ दिनों बाद काफ़ी प्रयास करने के बाद उसे कोई मार्ग मिलता है, कोई रास्ता मिलता है, कोई सफल होने के मार्ग मिल जाते हैं, तो उसको अपने आप जो वह है आपकी सफलता का जो मार्ग है वह दिखाई देता है और उसके अंदर की जो महत्वाकांक्षा है वह महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है, ऐसा कहते हैं। 9-10 मास पूर्व जयदेव पुरी 400 रुपया मासिक वेतन पा सकने अथवा किसी पत्र का मुख्य संपादक होने की इच्छा केवल गुप्त कल्पना में या स्वप्न में ही कर कर सकता था। यानी यहाँ पर 5वें अंक में फिर से जो जयदेव पुरी की कथा बताई गई है, तो इस कथा में जैसे कि 9-10 माह पूर्व यानी जो पहले अंक में बताया गया था कि पूरी जो था वह खाने के लिए भी उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी कुछ 400 रुपया मासिक वेतन या कहीं पर उसको संपादक का काम मिलने की उसके मन में आशा थी और वह आशा उसकी पूरी हो सकी थी। वह जयदेव पुरी के यहाँ कमल प्रेस में काम करने लगा था। यानी जो उपरयुक्त जो मैंने कहा पढ़ा है आवरण मनुष्य के अभाव से, यानी कोई गिरा हुआ आदमी ऊपर उठता है, तो वह जयदेव पुरी के बारे में कहा था। जैसी बात मुंह से कह देने से अपना परिहास कराने का भय था। पूरी अपनी योग्यता के भरोसे मन में ऐसी महत्वाकांक्षा जरूर छुपाए था, परंतु जानता था उस स्थिति को पाने के लिए धैर्य से कई वर्षों का व्यवधान पार करना जरूरी होगा। यानी पूरी जानता था कि मेरे अंदर योग्यता है, सब कुछ है, खुद पर उसको भरोसा था और वह महत्वाकांक्षा ही मन में लेकर उभर रहा था, आगे बढ़ रहा था। उस समय केवल कनक ही ऐसी बात उससे कह सकी थी। कनक पुरी को क्या नहीं समझती थी। कनक ने जैसे विश्वास और उमंग से वह बात कही थी कि उसकी स्मृति पुरी को अब भी किसी बहुत ऊंची कल्पना पर उड़ा ले लेती थी। यानी पुरी जो था वह कनक से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी जो उसकी जो बातें थी, उसकी जो कल्पनाएं थी, उसको याद आती थी और वही यादें, वही जो कल्पनाएं थी, वह पुरी को आगे बढ़ने के लिए एक उत्साह भरती थी। पुरी ने देश के विभाजन से पूर्व महत्वाकांक्षा के दुरूह पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न आरंभ किया था, पर उसका पांव फिसल गया था। यानी पुरी जो था देश विभाजन से पहले ही उन्होंने ऊपर उठने का यानी खुद आगे बढ़ने के लिए या अपना जो लक्ष्य है वह प्राप्त करने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन विभाजन की स्थिति प्रारंभ हुई और वह फिर से नीचे गिर गए। वह परोपकार के सहायक संपादक की नौकरी से बर्खास्त होकर बेकारी के दैन्य दलदल में गिर पड़ा था। यानी जो परोपकार नामक जो पत्र था उसमें वह पूरी सह संपादक थे और फिर उस कुछ कारणों से उनको उस नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, छोड़ देना पड़ा और फिर वह नीचे दरिद्र में दलदल में फंस गए, वह असफल हो गए। पूरी उस दलदल में डूब न जाने के लिए सामर्थ्य भर हाथ पांव चला रहा था। यानी वह किसी दलदल में गिर गया है, असफल हुआ है, लेकिन वह फिर भी प्रयास करता रहा और प्रयासों के बल पर वह ऊपर उभर कर आना चाहता था और प्रयास उसके जारी थे। उस समय देश के विभाजन का राजनीतिक भूकंप आ गया। देश की धरती दो भागों में बंट जाने के लिए कांप उठी। आलीशान आलीशान अट्टालिकाएं घर घर घरा कर गिरने लगी। अट्टालिकाओं के स्थान पर खाइयां, ताल और दलदल बनने लगी। यानी उस समय जो देश का विभाजन हुआ, जो हिंदुस्तान की पूरी धरती थी वह दो भागों में बंट गई। भारत और पाकिस्तान ऐसे दो भाग हो गए और न जाने लोगों ने कितनी हिंसा की, कितने ऊपर अन्याय अत्याचार किए, उसमें भी पूरी फंसता गया। पूरे जिस दलदल में फंसा हुआ था उस पर भी एक ग्रासी बाढ़ का रेला आ गया। यानी पूरी पहले से असफल हुआ है और फिर भी वह नीचे ऊपर उठना चाह रहा है, कुछ हाथ पांव हिला रहा है, कुछ नौकरी पाने की साहस कर रहा है और ऊपर से ही विभाजन की बाढ़ आ गई और वह फिर से दलदल में गया। बाढ़ ने पुरी को दलदल से बहा लिया। मृत्यु के मुंह की ओर हताश बहते बहते उसने अनुभव किया कि उसके पांव धरती को छू रहे थे। यानी वह बाढ़ जो थी, जो बहुत सी समस्याएं आई थी विभाजन के बाद, वह और भी दबता गया और हताश हुआ और हताश होने के बाद वह एकदम शांत होकर धरती पर गिर गया हो, ऐसा उसे लगा था। यानी पुरी को लग रहा था कि अब मेरा भी कुछ भी नहीं हो सकता। पूरी बाढ़ में डूबी हुई चट्टान पर पांव लगने से
खड़ा खड़ा हो गया, वह चट्टान बाढ़ के जल से ऊपर उठने लगी। यानी ऐसा लग रहा था कि किसी पानी में, किसी चट्टान पर वह जाकर रुका है और धीरे धीरे वह चट्टान जो है पानी से ऊपर उठ रही है। यानी कुछ कोई सहारा मिल गया है पूरी से। पूरी ने देखा वह अच्छे खामे पक्के मकान की छत पर सुरक्षित हो गया था। उस मकान पर पूरी के अधिकार को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। यानी पूरी जो था वह जो सूद जी थे, सूद जी के बल पर उसे कमल प्रेस में नौकरी भी मिल गई, एक अच्छा खासा पक्का मकान भी मिल गया और वह मकान भी उसको मिल गया, ऐसा वह लग रहा था। यानी मिल गया था, कोई शंका नहीं कर रहा था कि वह मकान उसका नहीं है। यानी किसी ने आपत्ति नहीं उठाई कि वह मकान किसका है, लेकिन उसका है तो उसका ही होगा, यह सोचकर सब कुछ शांत रह गए। पूरे 4 मास से तन मन से कमल प्रेस को चला रहा था। सूद जी के प्रभाव से मिलते जाने वाले सरकारी और बाजार के काम के परिणाम स्वरूप लगभग 3,000 रुपये की पूंजी का बल उसे अपने रक्त में अनुभव हो रहा था। यानी पूरी जो था वह 4 मास से यानी 4 महीने से वह कमल प्रेस में काम कर रहा था और जो भी वह उसको पैसे मिलते थे उससे लगभग उसके पास 3,000 रुपये की पूंजी जमा हो गई थी। तो वह कुछ रक्त में अनुभव कर रहा था। वह सोचे बिना न रह सका कि सूद जी की अनुमति से वह पूंजी का उपयोग सूद जी का समर्थन साप्ताहिक पत्र चला लेने में कर सकता था। इस प्रकार का एक अस्पष्ट सा संकेत भी उसे मिल चुका था। यानी पूरी सोच रहा है कि अभी कमल प्रेस में तो वह काम कर रहा है, उसके साथ ही वह एकांत साप्ताहिक पत्र चलाए, ऐसे इसके मन में विचार आते हैं और वो सूद जी से बात करने के लिए सोचता है। अवसरों के द्वार खुलते देखकर पूरी ने मस्तिष्क में एक और भी कल्पना जाग उठी थी। विभाजन से पूर्व पंजाब में मुसलमानों की ही बहुतायत थी। यानी वह पूरी सोच रहा है कि विभाजन से पहले जो मुस्लिम लोग थे वह पुलिस सैन्य में ज़्यादा भर्ती थे और वह अभी निकाले गए हैं, तो वहाँ से बहुत की जगह खाली हो चुकी है। पंजाब से सभी मुसलमान अफसर पाकिस्तान चले गए थे। पश्चिम से आने वाले हिंदू अफसरों की संख्या आवश्यकता अनुसार पर्याप्त नहीं थी और प्रबंध का काम बहुत बढ़ गया था। यानी पूरी सोच रहा है कि जो भी पंजाब प्रांत में मुस्लिम कर्मी थे, सैनिक थे, पुलिस में भर्ती थे या अन्य किसी भी इस पर देश की सुरक्षा में थे और उनको निकाल कर पाकिस्तान भेजा गया है, तो बहुत से पद खाली है, ऐसा वे सोच रहा है। और व्यवस्था को उचित रूप से चला सकने के लिए पंजाब सरकार नए अफसर नियुक्त कर रही थी। सिक्योरिटी पुलिस और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के कक्ष डिस्ट्रिक्ट कमांडर, डिप्टी कमांडर आदि के नए ओहदे पर विषक्त लोगों को नियत किया जा रहा था। यानी उनकी जगह जो खाली हुई थी, तो उन पदों पर अन्य लोगों को शामिल किए कर नियुक्त किया जा रहा था। इन ओहदे के साथ पद और शासन शक्ति के अधिकार के अतिरिक्त 400 और 200 रुपये मासिक वेतन भी था। सूद जी की सहायता से वह पद और वेतन पा लेना पूरी के लिए बहुत कठिन नहीं था। यानी पूरी सोच रहा है कि सूद जी से कहकर उसी में से किसी एक पद मुझे भी मिल जाए, ऐसा वह सोच रहा है। पूरी ने संकोच से सूद जी के सामने चर्चा की। यदि उसकी तनख्वाह प्रेस के लिए अधिक बोझ हो रही हो तो वह सूद जी की अनुमति से डिस्ट्रिक्ट कमांडर के पद के लिए प्रार्थना पत्र दे दे। यानी उसको लग रहा था यदि जो भी उसकी तनख्वाह थी, मिलने वाला वेतन था, वह उसको ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो वह सूद जी उसको निकाल कर सूद जी से कहकर वह जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर थे उसके पद पर आवेदन पत्र मैं भेजूँ क्या, ऐसा वह कहूँ मैं, ऐसा वह सोच रहा है। सूद जी को पूरी की बात अच्छी नहीं लगी। बोले, सुपरिटेंडेंट पुलिस का काम सरकार के निर्देश पूरे करना है। यानी वह कहते कि जो सरकार के निर्देश है उसके अनुसार पूरे करने हैं, ऐसे यहाँ से नहीं हो सकता। महत्व तो निर्देशों का है, उचित नीति का है, नौकरी का राजनीतिक महत्व क्या है। यानी वह कहते हैं कि जो निर्देश है वह सरकार के है, नौकरी में राजनीतिक महत्व क्या है, ऐसा वे कह रहे हैं। प्रेस तो एक प्रकार की राजनीतिक शक्ति है, उसे खामोखा दूसरे आदमी के हाथ में दे दे, उसमें क्या बुद्धिमत्ता है। यानी सूद जी कह रहे हैं पूरी से कि प्रेस जो है वह एक राजनीतिक सत्ता है। यानी जो भी राजनीतिक कामकाज है वह
प्रेस के माध्यम से छपते हैं और वह कहते हैं कि कैसी किसी और के हाथ में प्रेस देना यह कौन सी बुद्धिमत्ता है, ऐसा वे कहते हैं। प्रेस पर तुम्हारी तनख्वाह का क्या बोझ है? इसाक जाने कितना कमाता होगा, वह अपना प्रेस लेने आ भी जाएगा तो दाम ही तो मांग सकता है। यानी वह कहते हैं जो इसाक का जो प्रेस था वह तो छोड़ गया है। सूर्य जी कहते हैं यदि इसाक आया तो भी वह दाम ही मांगेगा और क्या मांगेगा। यानी सूर्य जी का विचार है यदि यदि वह आते हैं मांगने के लिए इसाक उसका प्रेस तो उसका जो भी मूल्य होता है वह हम दे देंगे, ऐसा विचार था। सेकंड हैंड घिसी हुई मशीनों का दाम आधे तिहाई से ज़्यादा होगा। यानी वह कहते कि जो भी पुराने मशीन है उसका भी जो आधा तिहाई दाम है उस पर हम ले लेंगे। पूरी का स्वप्न था किसी दिन पत्र का संपादन कर सके। सूद जी की बात से उस स्वप्न को संभावना का अवलंब मिल गया था। यानी पूरी का जो स्वप्न था वह किसी पत्र या पत्रिका का संपादन खुद करे, ऐसा स्वप्न था। और वह जो स्वप्न था वह स्वप्न सूद जी की मदद से पूरा हो सकता था, ऐसा उसे लग रहा है। पत्रों को नियमित रूप से छाप सकने का साधन पूरी के हाथ में था। पत्र के मालिक यदि सूद जी ही हो तो उसका मुख्य संपादक तो वही होगा। यानी वह सोच रहा है यदि सूद जी के मालिकी हक में भी पत्र यदि निकलता है तो उसका जो मुख्य संपादक है वह तो खुद पूरी ही होगा, ऐसा वह सोच रहा है। इस आशा से पूरी के रक्त का वेग बढ़ जाता। विदेशी शासन में चाहे जो जो रहा हो, स्वतंत्र देश में मुख्य संपादक के सामने पुलिस सुपरिटेंडेंट की क्या हस्ती होगी। यानी वह सोच रहा है कि यदि मुख्य संपादक बनो, जो भी पुलिस है जो भी राजकर्मी है वह वह तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। यानी वह उससे बढ़कर मुख्य संपादक का पद है, ऐसा वह सोच रहा है। पुरी ने 400 रुपये की नौकरी की कोई परवाह न करके गर्व भी अनुभव किया। यानी पूरी एक गर्व के साथ जी रहा था। पत्र का नाम भी उसने सोच डाला, नाजिर। जनता की भावनाओं और समस्याओं को सम्मुख लाने वाला, जनता का वास्तविक प्रतिनिधि। यानी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि झूठा सच उपन्यास में पुरी ने कौन सा पत्र चलाया था या कौन सा पत्र वह निकालने वाला था, तो उसका नाजिर नाजिर यह उस पत्र का नाम था। जनता की भावनाओं यानी उस पर जो जनता के मत है, जनता की जो भावना है उसके आधार पर उसमें लिखन हो जाएगा और जनता की जो वास्तविक स्थिति है उस पर भी चर्चा होगी या आर्टिकल छपते रहेंगे, ऐसा उसका विषय था। जनवरी के अंतिम सप्ताह की दाँत कटकटाती सर्दी थी। पूरी दृढ़ निश्चय से उर्मिला के शरीर की ऊष्मा का सुख छोड़कर लिहाफ से निकल आया। यानी जनवरी का माह था, कड़ाके की सर्दी थी, ठंड थी। पूरी जो थे वह घर में उर्मिला और वह था और वह उर्मिला को छोड़कर निकल आया। हड्डियों को बेग देती सर्द हवा और कोहरे की भी उसने परवाह नहीं की। यानी जो भी सर्द ठंड बज रही थी उसकी परवाह नहीं की। वह 6 बजे पो फटने से पहले ही मंडी बाजार में सूद जी के यहाँ पहुँचा। यानी सुबह 6 बजे ही वह सूद जी के वहाँ पहुँचा। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त हो जाने पर भी सूद जी ने अपने मकान और जीवनचर्या के ढंग में परिवर्तन नहीं किया था। यानी सूद जी ने इतनी भागदौड़ के कारण भी जो भी अपनी नियमावली है वह बदली नहीं थी। उनके यहाँ आने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। उसने निश्चित रूप से मिल सकने और अकेले से बात करने का समय प्राप्त बहुत तड़के ही हो सकता था। यानी पूरी ने जो सूद जी से बात करने के लिए सुबह का ही समय अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन भर तो ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा लोग आते जाते हैं, इसीलिए एक आराम से बात करने के लिए वह सुबह 6 बजे ही उनके पास चला गया। पूरी सूद जी का खास अपना आदमी था। पूरी को उनके कमरे में चले जाने से सूद जी का प्राइवेट सेक्रेटरी या पुराना नौकर सुदामा भी नहीं रोक सकता। यानी पूरी जो था वह सूद जी का एक काफ़ी नज़दीक का था, एक भाई समझते थे। और वह इसको जो उसका सेक्रेटरी या उसका सूद जी का जो नौकर सुदामा था वह भी किसी ने कोई रोक नहीं सकता था, वह चला गया। सूद जी ने नींद टूटने पर शेष रह गई थकान को अंगड़ाई लेकर तोड़ा। आंख खुलने पर देखा समीप ही पूरी चुप प्रतीक्षा में कुर्सी पर बैठा था। यानी सुबह सूद जी उठने से पहले ही वहां गया और वहां जाकर कुर्सी पर पूरी बैठ गया। और सूद जी ने जब नींद से आंखें खोली तो सामने यह महाशय उनको दिखाई दिए।
प्रतीक्षा करते हुए। इतने सवेरे कहो क्या बात है, सूत जी ने पूछ लिया। अभी सूत जी ने पूछा कि इतने सवेरे कैसे आ गए हो, क्या बात है, पूछ लिया। पुरी ने भूमिका और विस्तार से अपना प्रस्ताव सूत जी के सम्मुख रख दिया। यानी पुरी ने जो भी उसकी बात है, जो नया पत्र निकालने की उसकी बात बताई। 100 रुपया मासिक का सहायक संपादक लेकर वह साप्ताहिक पत्र निकालने का उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार था। यानी 100 रुपये का एक अन्य सह संपादक लेकर, सहायक संपादक लेकर एक वो साप्ताहिक पत्र नाजिर जो था वह निकालने के लिए तैयार था। छत्रपति सूद जी का विरोधी नहीं नहीं था, परंतु उसे कांग्रेस के सरकारी कुर्सी नशीन पक्ष की भी बात रखनी पड़ती थी। यानी जो छत्रपति जो था सूद जी का विरोधी नहीं था, यानी सूद जी का कोई विरोधी नहीं था, वह भी कांग्रेस सरकार का ही था, लेकिन उसमें भी कोई बात कांग्रेस की भी आती थी। सब सरकारी विज्ञापन भी वही लिए जा रहा था। 1800 रुपये बैंक में थे, 1300 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राशन दफ्तर और म्यूनिसिपल बोर्ड से लेना था। यानी वह कहाँ कहाँ से पैसे आने वाले हैं, यह पूरी जो है सूद जी को बता रहा है। पुरी ने हिसाब बता दिया। यदि तीन मास तक बिल्कुल भी विज्ञापन न मिले तो भी पत्र चल सकता था। यानी पुरी उनको बता रहा है यदि 3 माह तक यानी पत्र में कोई विज्ञापन छपता है तो उसका एक अलग से पैसा मिलता है। और पुरी कहता है कि कोई विज्ञापन भी 3 महीने तक नहीं छपा, किसने नहीं दिया, तो भी 3 महीने तक आराम से हमारा पत्र चल सकता है। इतनी पूंजी हमारी, इतना जो पैसा है हमारे पास पहले से है, ऐसा वह उनको समझा रहा है। जम जाने पर पत्रों को दैनिक कर, कर करने की भी संभावना हो सकती है। यानी सूद जी बता रहे हैं, सूद जी को पूरी बता रहा है कि यदि अच्छा पत्र चल रहा है तो अभी साप्ताहिक है, पहले धीरे धीरे हम अच्छा चलने लगेगा तो उसको दैनिक बना देंगे, यानी हर रोज निकालेंगे। सूद जी ने विज्ञापनों और पत्र की बिक्री से आमदनी का अनुमान समझा। विज्ञापन न मिलने अथवा एजेंटों से समय पर वसूली न होने की अवस्था में कठिनाइयों के विषय में प्रश्न किए। यानी सूद जी ने सब कुछ विचार किया, विज्ञापन में और अन्य से कितनी वसूली होगी, कितना पैसा प्राप्त होगा, और उसकी वसूली न हुई तो कैसे, ऐसे प्रश्नों पर सूद जी जो है पूरी से चर्चा कर रहे हैं। सूद जी ने अपने महीन कतरे केशों पर हाथ फेरते हुए कुछ और भी सोचते रहे। सूद जी ने पूरी को अखबारी कागज के कोटे के लिए उसकी दरखास्त पर सिफारिश कर देने का आश्वासन दिया। यानी जो कागज लगता था छपने के लिए उस पर कैसा है क्या है वह पूछने के लिए आश्वासन दे दिया। पूरी सूद जी के आश्वासन से संतुष्ट होकर चलने को ही था कि सूद जी ने उसे जरा और बैठने के लिए संकेत कर पूछ लिया। यानी सूद जी ने वार्तालाप किया, जो भी बताना था बताया और फिर जाने वाला था तो सूद जी ने पूरी को रोक लिया। तुम कई दिन से मिले नहीं, तुमने अपनी वाइफ को कब बुला लिया, तुमने जिक्र भी नहीं किया कि विवाह कर लिया है। यानी वह सूद जी पूरी से कह रहे कि तुम बहुत दिन हुए मिले नहीं और तुमने तुम्हारी पत्नी को कब यहाँ बुलाया है और तुमने कब शादी की, मुझे बताया ही नहीं, ऐसा वह कर रहे हैं। जी नहीं तो, पूरी ने मुख से सहसा इनकार निकल गया। वे ऐसे प्रसंग के लिए सोच विचार नहीं कर आया था। यानी उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि सूद जी इस बारे में भी पूछेंगे। उसने तो केवल पत्र के बारे में चर्चा करने के लिए, बताने के लिए ही आया था, लेकिन सूद जी ने यह भी बीच में पूछ लिया और यह सुनकर एक धक्का सा लगा पूरी को। तुम्हारे यहाँ कौन लड़की रहती है, सूद जी ने माथे पर बल डालकर पूछ लिया। यानी तुम्हारे यहाँ कौन सी लड़की है या कौन स्त्री है, ऐसा पूछ लिया पूरी ने, सूद जी ने पूरी को। पूरी सूद जी के प्रश्न और ढंग से संभल कर उत्तर दिया। यानी पूरी ने खुद को संभाला और उत्तर देने लगा। लाहौर की मंगसोगली के वधावालम की नारंग की लड़की है। यानी वो बोलता है कि लाहौर में जो लोग थे वो मंगसोगली की वामल की नारंग जी की लड़की है। यानी जो उसके कुछ तो लगते थे तो उसकी लड़की थी। यह हमने पिछले भाग में देखा था कि उर्मिला इसके पास कैसे आई थी। नारंग जी पूरे परिवार के साथ बहुत परेशान थे, उन्हें कहीं स्थान नहीं मिल रहा था। मैंने प्रेस के ऊपर टिका दिया था। यानी जो विभाजन के बाद यहाँ से वहाँ लोग जा रहे थे तो उसमें जो नारंग जी है वह भी आए थे और परेशान थे, तो वह सूद जी को मिले और सूद जी नहीं पूरी को मिले और पूरी ने उनको
प्रेस के ऊपर वाले कमरे में रुकाया था। पिताजी नारंग जी के मित्र थे, यानी उसके जो पिताजी जो थे वह नारंग जी के मित्र थे। उनके लड़के जगदीश के ट्यूशन भी लेते थे। मैंने भी उर्मिला को कुछ दिन पढ़ाया था। यानी वह पूरी बता रहे कि मैंने भी उर्मिला को पढ़ाया और मेरे पिताजी भी उनके लड़के को पढ़ाते थे। और नारंग जी और मेरे पिताजी जो थे वह मित्र थे, यानी गांव में लाहौर में उनके जो भी रिश्तेदारी के संबंध थे वह अच्छे थे। इसी ख्याल से मैंने उनको जो प्रेस के ऊपर वाले कमरे में रखा था। पूरी अप्रत्याशित प्रश्न के उत्तर में और सुध जी का समाधान कर सकने के लिए कई बातें कह गया। यानी पूरी जो था वह सुध जी ने जो प्रश्न पूछा है उसके समाधान करने की कोशिश कर रहा था और कई बातें बता चुका था। नारंग जी और जगदीश माँ उर्मिला और उसके छोटे भाई को उसके यहाँ छोड़कर स्थान की खोज में दिल्ली चले गए थे। यानी वह कह रही है जो नारंग जी और जगदीश ये जो दोनों थे वह दिल्ली के लिए कहीं मकान ढूंढने के लिए चले गए और उसकी माँ और उर्मिला और छोटा भाई जो था वह 3 जन यही रुके थे, ऐसा वे कह रहा है। तो क्या नाम लड़की की माँ और भाई भी तुम्हारे साथ रहते हैं? तो सुध जी पूछ रहे हैं पूरी से कि लड़की का भाई और उसकी माँ जो है तुम्हारे पास ही रहते? माँ यही थी, 2-4 दिन हुए छोटे लड़के को लेकर चली गई। यानी फिर पूरी बता रहे कि माँ यही थी लेकिन 2-4 दिन हुए चली गई। जगदीश का पत्र आया था कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, पूरी ने उत्तर दिया। फिर पूरी बता रहा है कि जगदीश का पत्र आया था कि उसके पिताजी की यानी नारंग जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, खराब है, तो उसकी उर्मिला की माँ और छोटा भाई चले गए हैं। तो माँ जवान लड़की को अकेली छोड़ गई है, यह क्या तमाशा है? सुध जी का शोर कड़ा हो गया। यानी सुध जी कड़े शोर में पूछ रहे हैं, यानी तीखे शब्दों में पूछ रहे हैं, तो जवान लड़की को ऐसा छोड़कर कोई माँ कैसे जा सकती है? यह कोई सा तमाशा रखा है, एक कैसा नाटक कर रहे हो? ऐसा वे पूछ रहे हैं। जी मैंने उन्हें एक कमरा दे दिया था, उर्मिला वहाँ ही रही है। यानी वह पूरी कह रहा है कि मैंने उनका एक कमरा दिया था, उसमें ही उर्मिला रह रही है। कैसे रही है? क्या नाम माँ जवान लड़की को ऐसे छोड़कर जा सकती है? यह तो संदेह की बात है। फिर सुध जी कहते हैं कि ऐसी कौन सी माँ है जो अपने जवान लड़की को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है? कोई माँ जाती है क्या? यह जो सवाल है, यह सवाल सुध जी पूरी से बताते हैं। यह तो संदेह की बात है, यानी कोई एक संशय बात है, ऐसा वह कहते हैं। पूरी बातों में घिर गया था, यानी पूरी जो था वह पूरे जाल में फंस चुका था। अपनी झिझक छिपाकर बात को गंभीर बनाने के लिए वह अंग्रेजी के आवरण में बोला, बेचारी लड़की बहुत अभागी है, वह दंगों के आरंभ में मार्च में ही विधवा हो गई थी, पिछली जनवरी में ही तो उसका विवाह हुआ था। यानी अभी पूरी जो था वह पूरे बातों में घेर चुका था, पूरी सुध जी ने उसको घेर लिया था, उसको वह बाहर निकलने के लिए यानी बताए बिना वह बाहर नहीं निकल सकता था। तो वह झिझक कर बोल रहा था, जो भी विभाजन के समय में उसकी शादी हुई थी और वह विधवा हो चुकी है, अभागी है, ऐसा वह कह रहा है। तो क्या उन्होंने विधवा लड़की को घर से निकाल दिया है? तो वह कहती है वह तो विधवा हो चुकी है और उन्होंने विधवा लड़की को घर से बाहर निकाल दिया है। जी ऐसी बात तो नहीं। फिर पूरी कह रहा है कि आज ऐसी बात तो नहीं, तुमने क्या नाम उसे रख लिया है? सुध जी का शोर और कड़ा हुआ है। यानी सुध जी कहती कि क्या तुमने उसको रख लिया है? तो आड़ कर तुम्हें अपनी पोजीशन का ख्याल नहीं है? भाई साहब आप कैसी बात कर रहे? यानी पूरी कह रहे कि तुम्हें अपने पोजीशन यानी एक कमल प्रेस जो है वहाँ के तुम मैनेजर हो, वहाँ तुम्हें अपने पद का ख्याल नहीं है, तुम्हें अपने पोजीशन का स्थान का ख्याल नहीं है। तो पूरी कहता है सुध जी से, भाई साहब आप कैसी बात करें? यानी उसको ही कह रहे कि आप कैसी बात करें, मैं कैसी बात कर रहा हूँ? सुध जी का टप टपट कर बोले, लड़की क्या नाम विधवा भी है तो भी ताज्जुब है कि माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ रहे। यानी वह कहती कि ऐसी कैसी बात है, लड़की विधवा है मानते हैं फिर भी तुम्हारे साथ कैसे रह रही है? यह सवाल उठता है और यह सुध जी जो है पूरी से एक तीखे स्वर में एक डांट कर पूछ रहे हैं, तुम उसके क्या लगते हो? तुम्हारा पहले से ताल्लुक रहा होगा, लोग क्या कहेंगे? यानी जो सुध जी जो थे एक राजकीय नेता थे और एक अच्छे पद पर थे, अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन कमल प्रेस भी था, कमल प्रेस में भी वह जो पूरी भी अच्छे पोजीशन पर था और उसमें यह कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा क्या ताल्लुक, तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुमने क्या समझ रहा है, तुम्हारी नाम
तुम्हारी नाम वाइफ है क्या, यानी तुम्हारी वहाँ पत्नी लगती है क्या, ऐसा वे पूछ रहे हैं। हमने तो यही सुना है कि तुमने वाइफ को बुला लिया है, तुम उसके साथ रहते हो। यानी उसने ऐसा सुना था कि तुम तो तुम्हारी पत्नी के साथ रहते होंगे, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन अब तो यह हो गया है। घूमते फिरते हो क्या गया है। तो आज के वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसा ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।